हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम भारत के भूगोल के विषय में पढ़ने वाले हैं और या फिर यूँ कहिए कि आज से हम जो है भारत के भूगोल को प्रारंभ कर दिए हैं। और आज के हमारे जो पहला अध्याय है वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। उससे पहले कुछ भारत के भूगोल के विषय में जान लीजिए आप लोग। देखिए, भारत का भूगोल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कई सालों से भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे संघ लोक सेवा आयोग या राज्य स्तरीय पर जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें उन सब परीक्षाओं में भारत के भूगोल से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने आज भारत का भूगोल की एक श्रृंखला का आज को आरंभ किया है, इसमें मैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे या जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय होंगे उन सबको मैं यहाँ करवाऊँगा। अगर आप सब ने मेरी इन क्लासों को अच्छे से नोट डाउन किया और अच्छे से इनको जो है रीड किया, अच्छे से पढ़ा समझा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के भूगोल का कोई भी प्रश्न अगर आया होगा आपके एग्ज़ाम में तो वो आपसे अछूता नहीं रह जाएगा, आप उसको सॉल्व करके आओगे। तो आज की इस क्लास में हम भारत की जो है स्थिति एवं विस्तार के विषय में जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है और भारत का विस्तार कहाँ तक है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है। तो भारत कहाँ है? हमारी पृथ्वी में है। तो हम भारत से पहले पृथ्वी के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? वो गोल है। लेकिन पृथ्वी जो है फ्रेंड्स वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी जो है तो वो पूर्णतः गोल नहीं है। वो उसकी जो शेप है वो कैसी है? वो जियोड अवस्था में है। कैसी है? जियोड। जियोड अवस्था में हमारी पृथ्वी है। अर्थात ये तो ना तो पूरी तरीके से गोल है और ना ही पूरी तरीके से चिपकी हुई है। ये क्या है? ये कहीं कहीं पे जो है चपटी हुई है और कहीं पे ये उभरी हुई है। अब ये चिपटी कहाँ है और उभरी कहाँ है? तो ये जो है ध्रुवों पर क्या है? चपटी हुई है और भूमध्य रेखा पे उभरी हुई है। तो ये पूरी तरीके से गोल नहीं है। इसको पूरी तरीके से गोल कहना जो है उचित नहीं है। तो ये आपने जाना कि पृथ्वी की शेप कैसी है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, पृथ्वी पर आपने कई प्रकार की रेखाओं को देखा होगा। जब आप पृथ्वी को देखते होंगे, पृथ्वी का जो प्रतिरूप है ग्लोब, आपने ग्लोब पे देखा होगा, तो आपको उसको अनगिनत उसमें रेखाएं देखने को मिलेंगी। तो वो रेखाएं कुछ इस तरीके से जो है कुछ इस तरीके से रेखाएं होती हैं उसमें, कुछ इस तरीके से। ये जो रेखाएं होती हैं इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और ये जो है ये समांतर यानी पैरेलल खींची हुई होती हैं इस तरीके से। इस तरीके से रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं अक्षांश। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो इनको कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। अब इसमें कुछ रेखाएं आपको और देखने को मिलेंगी जो इस तरीके से खींची हुई होती हैं। इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। क्या कहा जाता है इनको? देशांतर। या यो कहिए कि इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। देशांतर, देशांतर रेखा, रेखाएं, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो रेखाएं हमने आपको बताई थी ये देशांतर अक्षांश रेखाएं हैं। सॉरी, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये आपने समझा कि कुछ इस तरीके से आपको ग्लोब दिखता है। आपने देखा होगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से आपको ग्लोब दिखता है, इस तरीके से सेम। अब इसमें कुछ रेखाएं तिरछी होती हैं और कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं यानी वर्टिकल होती हैं। तो ये रेखाएं क्या होती हैं? ये इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं।
वास्तविकता में ये रेखाएं होती नहीं है, ये कल्पित रेखाएं होती हैं। कल्पना के द्वारा वैज्ञानिकों ने इनको, ये वैज्ञानिकों की दिमाग की उपज होती हैं। ये वैज्ञानिकों ने अपने जो है अपने कार्य को, या अपनी जो है किसी चीज़ का अनुमान लगाने के लिए, किसी चीज़ का पता लगाने, इन रेखाओं को जो है खींच रेखा होता है, अपने दिमाग में खींच रखा होता है। तो इन रेखाओं का कार्य क्या होता है? तो देखिए, इन रेखाओं का कार्य होता है कि किसी स्थान की स्थिति और समय का पता लगाने के लिए ये रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए, मैं इसको मिटाते जाता हूँ क्योंकि मेरे जो ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे जगह की जो है कमी है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें आप देखिए कि कुछ रेखाएं, ये दो रेखाएं हो गई। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। जैसे कि एक रेखा ये होती है, इसको कहा जाता है, ये 0 डिग्री जो होती है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको कई नाम से जाना जाता है। इसको जो है विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। ये क्या करती है? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ओके, इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं जो यहाँ खींची हुई होती हैं। उन रेखाओं को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक रेखा यहाँ पे खींची हुई होती है, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यहाँ से ऊपर नॉर्थ स्टार्ट हो जाता है, उत्तरी 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है इसको? कर्क रेखा। एक रेखा यहाँ और खींची हुई होती है, यहाँ पे, इसको कहा जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त। यहां आपका जो स्टार्ट हो जाता है, ये आपका हो जाता है, ये आपका है उत्तरी ध्रुव, ये आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव है ये आपका। उसी तरीके से नीचे जब आप आएंगे तो यहां पे एक रेखा खींची हुई होती है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या होता है इसको? इसको कहते हैं मकर रेखा। एक यहाँ पे खींची हुई होती है 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं मैंने आपको बता दी हैं। ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। क्या हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के विषय में भी, आपको कुछ थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। ये सब नोट डाउन करते जाइए आप, ये सब बेसिक है, और ये इसी से क्या है, आपके कई सारे क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो ये अक्षांश हो गई थी। अब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। देखिए, यहाँ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से बीच में एक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। तो ये रेखा कहलाती है, ये देशांतर रेखा होता है, और ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या होती है? प्रधान यामोत्तर रेखा। ये क्या करती है फ्रेंड्स? ये पृथ्वी को भी 2 भागों में बांटती है। जो इस इधर साइड होता है, ये होता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और जो इस साइड का होता है, ये होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्या होता है? पश्चिमी गोलार्ध। ओके, इतना आपको समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं अब आपको बताऊं कि भारत की स्थिति पृथ्वी पे कहाँ है। मैं आपको भी प्रूफ करके बता दूंगा कि कहाँ पे भारत की स्थिति है। देखिए, उसके लिए मुझे एक जो है बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा मैप भी बनाना पड़ेगा। पहले मैं पृथ्वी को जो है
ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। इस तरीके से पृथ्वी है हमारी। अब इसमें मैं आपको कुछ देखिए, ये आपका उत्तरी, ये आपका उत्तरी, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी, इस तरीके से ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये हो गया। ये आपका हो गया अफ्रीका वाला भाग, ये आपका अरब का प्रायद्वीप, ये आपका भारत, कुछ इस तरीके से ये कामचटका का प्रायद्वीप, कुछ इस तरीके से आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से पृथ्वी में आपको कुछ द्वीप देखने को, महाद्वीप देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें आप ये जान लीजिए कि जो है भारत की स्थिति कहाँ है। भारत जैसे कि हमारा यहाँ भारत है, भारत हमारा यहाँ लोकेट करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बीच में रेखा खींची हुई होती है, तो ये होती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या होती है? भूमध्य रेखा। तो ये क्या करती है? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर देखा जाए तो इस लिहाज से भारत हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। भाई देशांतर की स्थिति, ये जो रेखा है देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, तो इसके हिसाब से भारत हमारा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के हिसाब से। तो देखिए, एक रेखा जो देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री पे यहाँ पे खींची हुई होती है, ये क्या करती है? ये भी 2 भागों में बांटती है। तो इसके हिसाब से कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये क्या हो गया? पूर्वी हिस्सा हो गया। तो इसी से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारी पृथ्वी है तो कहाँ पे स्थित है? तो हमारी पृथ्वी स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी? हमारी पृथ्वी। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि हमारी पृथ्वी कहाँ पे है? हमारी पृथ्वी स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको देखते जाइए, लिख लीजिए जो भी है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो कहाँ पे है? वो है उत्तरी गोलार्ध में। अब हम बात करते हैं भारत का विस्तार कहाँ तक है। भारत का विस्तार कहाँ तक है? विस्तार के विषय में हम देख लेते हैं। भारत का विस्तार, तो पहले हम भारत का एक मैप बना लेते हैं। आपको भारत का फ्री हैंड मैप बनाना आना चाहिए। जब तक आपको ये मैप बनाना नहीं आएगा तब तक चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। तो आपको ये मैप बनाना आना बहुत ज़रूरी है। कैसा भी बनाइए, खराब जैसा भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये मैप आपको बनाना आना ही चाहिए। प्रयास करिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो अंततः क्या होगा कि ये मैप आपका बन जाएगा। कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हो। प्रैक्टिस से हर चीज़ संभव होती है। तो इस तरीके से कुछ हमारा भारत का मैप बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। वो देख लीजिए। तो देखिए, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ तक है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है यहाँ से। ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा करके, देख लीजिए यहाँ पे आप। इस तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके यहाँ पे है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर अगर ये एक्स का अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार यहाँ तक है स्टार्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगा करके यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका कुछ है इसका इस तरीके से, वो आप देख लीजिए। ओके, ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इसमें 8 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट में कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो उसको जानने के लिए बहुत साधारण सा एक फॉर्मूला है कि इसमें क्या करिए आप, इसमें जो 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट को घटा दीजिए 8 डिग्री 4 मिनट में। तो जब उसको घटाएंगे आप तो वो आपका हो जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट, यानी 30 डिग्री लगभग। ओके, तो यानी यहां से लगा करके यहां तक कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ओके, अब अक्षांश यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97, ये कितना, इसमें देशांतर रेखाएं कितनी गुजरती हैं। तो उसके लिए भी साधा सिंपल सा वही फॉर्मूला है इसका कि इसमें 68 डिग्री 7 मिनट को घटा दीजिए 97 डिग्री 25 मिनट में, तो उसका बन जाएगा आपका 29 डिग्री 18 मिनट, यानी ये भी लगभग कितना हो जाता है, 30 मिनट, ये भी लगभग हो जाता है। तो यानी ये यहां तक भी 30 अक्षांश रेखाएं इसमें गुजरती हैं, और यहां तक में भी इसमें क्या होती है, देशांतर रेखाएं भी 30 देशांतर रेखाएं लगभग इसमें गुजरती हैं। तो इसी कारण जो है इसको भारत की आकृति को चतुष्कोणीय या समचतुष्कोणीय आकृति कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, ये यहां से लगाकर यहां तक भी 30 डिग्री है, और यहां तक लगा करके यहां तक भी 30 डिग्री है। अब इसमें प्रश्न ये अब उठता है कि इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो देखिए, यहां से लगा करके जो इसका लंबाई है तो वो है 3214 किलोमीटर, और यहां से लगा करके यहां तक जो इसकी जो चौड़ाई है तो वो है 2933 किलोमीटर। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि जब समान अक्षांश होने के, मतलब 30 डिग्री इधर तो 30, तो इसमें अंतर वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है। तो इसका कारण ये है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है तो वो क्या है, वो गोल है, तो और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तो पैरेलल होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो देख लीजिए आप। हमारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं तो वो इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से उनको देखा जाता है, यानी ध्रुवों पर यहाँ पे भूमध्य रेखा पे जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो तो बराबर है, लेकिन जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर जाती है उनकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या कम होते जाती है। औसतन इनकी जो बीच की दूरी होती है देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी औसतन 111 किलोमीटर होती है, दोनों की जो है दूरी। तो ये क्या होती है, कम होती जाती है, इसी कारण जो है इनमें ये वेरिएशन देखने को आपको मिलता है। ओके, समझ में आया आपको, इसी कारण इसमें जो है ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इनके अंतिम बिंदु की।
कि भाई इन सब का जो अंतिम बिंदु कौन सा है, भारत के जो अंतिम बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिम। तो भारत का जो उत्तरी अंतिम बिंदु है तो वो यहाँ पे पड़ता है लद्दाख रीजन में, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका? इंदिरा कॉल। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लद्दाख रीजन में। ठीक है। यहां पे जो एक पड़ता है जिसका नाम है किबिथू। क्या नाम है इसका? किबिथू। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। इसका चाइना के साथ विवाद है, चाइना कहता है मेरा है, तो इसका जो इस पॉइंट पे चाइना का विवाद चल रहा है। तो ये हो गया आपका पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु यहाँ है इस जगह पे, ये पड़ता है गुजरात में। ये एक जगह है जिसका नाम है गौरमोता। क्या नाम है इसका? गौरमोता। गौरमोता इसको कह लीजिए या गुहरमोता कह लीजिए। तो ये गौरमोता है, इसको गौरमोता या गुहरमोता दोनों कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। इसका पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे एक जगह है। ये क्या है? इसका नाम है, यहाँ पे है ये, इसको कहते हैं कैप कमोरिन। क्या कहते हैं इसको? कैप कमोरिन। ये कहाँ है? ये कन्याकुमारी में है। कहाँ पे है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। इसको कैप कमोरिन के बाद कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। कुमारी अंतरीप। अब इसमें समझ लीजिए कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु नहीं है। आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ये मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको कुछ अंडमान द्वीप दिखाई देंगे इस तरीके से। तो इसी पे एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो 6 डिग्री 45 मिनट है नॉर्थ। तो यहाँ ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। ये नहीं, मुख्य भूमि के हिसाब से कैप कमोरिन है, लेकिन अगर भारत का दक्षिणी बिंदु का पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट जाना जाता था पहले, पिग्मेलियन पॉइंट, ला हिंचिंग पॉइंट, ला हिंचिंग पॉइंट, तो इन नामों से भी इसको जाना जाता था। किसको? इंदिरा पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट जो है तो 2004 में आई सुनामी के कारण ये पानी में जलमग्न हो गया। यानी अब ये जो है तो यहाँ पे पानी भर गया है पूरा, और ये पानी में डूब चुका है। ओके। जो भूमध्य रेखा से जो ये ग्रेट जो यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर दूरी है भूमध्य रेखा से। ये है इंदिरा पॉइंट की जो दूरी। तो ये आप इसको समझ लीजिए। ओके। अब यहीं पे आपको कई सारे और द्वीप दिखाई जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप। और उसके बाद यहाँ आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा, ये है मिनिकॉय। क्या नाम है इसका? मिनिकॉय। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मालदीव।
क्या देखने को मिलेंगे? मालदीव। तो अब इसमें कुछ चैनल्स हैं, चैनल्स। तो 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल वो क्या करता है? वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ओके, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को अलग करता है मिनिकॉय से। और जो एक यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल, वो क्या करता है? वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये जान लीजिए, आपके एग्जाम के पर जो है दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि भाई कौन सा चैनल से पूछ लेता है कि कौन सा चैनल क्या किसको अलग करता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था जो है। इसमें एक बात और आप जान लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। प्रिसाइजली एशिया को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो हमारा जो भारत है तो वो कहाँ है? हमारा भारत एशिया में है। और एशिया के किस भाग में? तो दक्षिणी एशिया में है। ये याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट डाउन करते जाइए, ये आगे आपको जो है काम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो है भारत के क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये इसका कितना है? इसका क्षेत्रफल है। अब विश्व के भूभाग का कितना है? तो विश्व के भूभाग का कितना है भारत? विश्व के भूभाग का, भूभाग का ये है तकरीबन 2.4, या कहीं कहीं पे ये जो है 2.43 भी लिखा आता है, ये भी जान लीजिए आप। तो ये दोनों हो 2 एनसीईआरटी में तो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी जो है तो इसमें 2.4 ही है, कहीं कहीं 2.43 भी लिखा आता है। तो ये आपको देखना है जो है। दूसरी बात, इसमें जो है तो विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या रहती है, यानी पूरे विश्व की जो 17.5% जनसंख्या सिर्फ कहाँ रहती है? भारत में ही रहती है, ये जान लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। दृष्टि से 7वां स्थान है। यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक जो एक था अपना, एक संस्था है जिसका जो है काफ़ी जो है बड़ी जो संस्था उसका नाम है संस्था का यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015। तो उसके उस जो उसने क्या किया, उसने क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 जो बड़े जो देश थे उनकी एक निकाला, उसने एक ग्राफ के माध्यम से समझाया कि जो सबसे बड़ा जो देश था वो क्या था? उसका नाम वो था रूस। क्या था? रूस। दूसरा था कनाडा। क्या था? कनाडा। तीसरा क्या था? यूएसए। क्या था? यूएसए। चौथा था चाइना, चीन। पांचवा था ब्राज़ील। पांचवा क्या था? ब्राज़ील। पांचवा क्या था? ब्राज़ील था। छठा क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया था।
और सातवां क्या था? तो सातवां क्या था? हमारा भारत था। सातवां क्या था? हमारा भारत था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका है? चाइना का है। किसका है? चाइना का। लेकिन अब हम भी क्या है, हमने भी क्या किया है कि चाइना को ओवरटेक कर दिया। अभी इसके आधारिक डेटा आए नहीं हैं, लेकिन लगभग हमने चाइना को भी जनसंख्या में पछाड़ दिया है। लोग ये कहते हैं कि भाई चाइना का जनसंख्या हमसे ज़्यादा, लेकिन चाइना की जनसंख्या ज़्यादा होने के उसके पास उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास क्षेत्रफल कम है। चाइना की दृष्टिकोण से, चाइना अगर देखा जाए तो जो है हमारे पास जो है तो बहुत कम जो है सीमित जो है रिसोर्सेस हैं, क्षेत्रफल कम है और इस कम क्षेत्रफल में हम ज़्यादा जो जनसंख्या का वहन कर रहे हैं। तो ये एक जो है पॉइंट की बात है इसमें। तो इस तरीके से आज मैंने आपको भारत की स्थिति में विस्तार बताया। अगली कक्षा में हम भारत के जो है राज्यों और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल एक्सएम लर्निंग एकेडमी है इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है अपने दोस्तों तक भेजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके लिए इसी तरीके से वीडियोस ला सकूं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।